हाँ जी बेटा, ये कल की क्लास में हमने स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस के मेरिट्स एंड फीचर्स किए थे। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं, और ये एंटरप्राइजेज ऐसी होती हैं जो पार्लियामेंट में कोई स्पेशल, इनको बनाने से पहले एक स्पेशल एक्ट मतलब एक कानून पास किया जाता है, और उस कानून में ही बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करेंगी, इनकी क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या इनके फंक्शंस होंगे, कैसे इनके पास फंडिंग आएगी और कैसे इसका मैनेजमेंट होगा। एवरीथिंग इज़ डिफाइंड इन दैट पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है। और इसको मैंने ये बताया था कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जो है कोई भी गवर्नमेंट इसको स्टार्ट कर सकती है। और इसके मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे कुछ, जैसे हमारा CBSE, सेबी और LIC, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UTI, और काफ़ी सारे बैंक्स जो हैं हमारे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस के रूप में स्टार्ट किए गए थे। अब जब किसी चीज़ के मेरिट्स होते हैं बेटा, तो हमें साथ में उसके लिमिटेशंस, यानी कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो लिमिटेशंस का मतलब है प्रॉब्लम्स, कि इसमें हमें क्या क्या समस्याएं, सीमाएं, मतलब इसमें क्या क्या, कहाँ पर हम लोग रह जाते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है, इन रियलिटी अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन डज नॉट एंजॉय एज मच ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी एज सेड। कि जैसा हमने बार बार कहा कि इसमें अपना एक्ट बना होता है और उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही जो है इसमें मैनेजमेंट किया जाता है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही सारे काम किए जाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि इसमें उतनी, कहने के लिए ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम है। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि डिसीजन लेने की जो पावर है वो कंपैरेटिवली इसमें कम है, जैसा कहा जाता है उससे कम है, क्योंकि थोड़ा सा गवर्नमेंट का इसमें फंडिंग सारी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, तो इनको गवर्नमेंट की गाइडेंस के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है, और ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती भी है। ठीक है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज़ ऑलवेज बीन देयर इन मेजर डिसीजंस और वेयर ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व। जहाँ बहुत ज़्यादा फंड्स हो या जब मेजर डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट की भी इंटरफेरेंस होती है। जैसे आपके जब CBSE के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आपने देखा कि अब की बार जब हमें कोविड के टाइम पर डिसीज़न लेना हुआ, तब गवर्नमेंट हमारे जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर ने साथ में से भी CBSE के साथ बैठकर डिसीज़न लिए, और उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर फिर काम हुआ। जहाँ पर भी मेजर डिसीजन लेना होता है वहाँ गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है। देन देयर इज़ डीलिंग विद पब्लिक रैम्पेट करप्शन एग्जिस्ट, कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर अगर पब्लिक डीलिंग होती है तो वहाँ पर कई बार यहाँ पर करप्शन भी इवॉल्व हो जाती है। अगर हमेशा नहीं होती, बट कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कई बार करप्शन भी आने के चांसेस होते हैं। और गवर्नमेंट हैज़ अ प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर्स टू द कॉरपोरेशन बोर्ड्स। दिस कब द फ्रीडम ऑफ द कॉरपोरेशन इन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर डिसीजंस। कि गवर्नमेंट ने इसमें अगर फंडिंग की है, गवर्नमेंट इसके थ्रू बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रही है, तो गवर्नमेंट जो है इसमें एडवाइज़र्स अपनी तरफ से अपॉइंट करती है। तो पूरी तरीके से ये लोग जो हैं हम फ्रीली जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी काम नहीं कर पाते। तो कुछ लिमिटेशंस इसकी हैं, लेकिन बेटा चाहे कुछ भी हो, जब गवर्नमेंट को पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है तो अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस उसे बनानी होती हैं। और जो है फिर भी इन्होंने हमारी इंडिया की जो डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है। जहाँ पर भी गवर्नमेंट को यूनिफॉर्मिटी चाहिए एक्शंस में, और पूरी कंट्री में, थ्रू आउट कंट्री में सेम टाइप की ऑपरेशनल जो है एक्टिविटी चाहिए, तो ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, दैट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी। बेटा बता सकता है कोई, इससे पहले दो और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पब्लिक सेक्टर में स्टार्ट की जाती हैं? कौन सी दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पब्लिक सेक्टर में ही स्टार्ट की जाती हैं? बेटा कुछ आंसर दिया करो घर से। फर्स्ट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन मैंने कौन सी करवाई थी? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस हम कर चुके हैं। अब हम थर्ड जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर में स्टार्ट की जाती है, वो है गवर्नमेंट कंपनी। तो बेटा गवर्नमेंट कंपनी, जैसा कि मैंने आपको जब हमने प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस की थी उसमें बताया था कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही होती है,
लेकिन इसमें एक अंतर होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी फंडिंग की हो, गवर्नमेंट के शेयर्स हों, उसको हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी और इस कंपनी की जो वर्किंग है वो कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंडर की जाती है। और लेकिन फ़र्क इसमें और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फ़र्क यही है कि अगर वो कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हो तो कम से कम 51% शेयर्स गवर्नमेंट के इसके अंदर होते हैं। यानी अगर 51% से कम शेयर्स गवर्नमेंट के हों तो उसको हम प्राइवेट सेक्टर की जॉइंट स्टॉक कंपनी मानेंगे, या गवर्नमेंट का बिल्कुल भी शेयर ना हो तो भी वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी मानी जाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट का उसमें मेजर शेयर है, मेजर शेयर मतलब 51% या उससे ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट ने खरीद रखे हैं, गवर्नमेंट ने सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो हम उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। तो देखो बेटा, गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इज रजिस्टर्ड एंड गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ दैट एक्ट। कि कंपनीज एक्ट 2013 में गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट की जाती है और वो उसी के अंडर रजिस्टर होकर उसी के अकॉर्डिंगली काम करती है। यानी कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी विच हैज़ बीन स्टार्टेड, विच हैज़ बीन फंडेड बाय द गवर्नमेंट, विच हैज़ बीन started by the government as per the Companies Act 2013, that is called a government company। ठीक है। According to the section 2 subsection 45 of the Companies Act 2013, a government company means any company in which at least या not less than 51% of the paid up capital is held by the सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखे होंगे वो शेयर्स, या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, या कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर भी कोई गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट कर सकती हैं। तो बेटा ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसमें कई क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट कंपनी को भी कंपनी एक्ट 2013 में के अंडर काम करना पड़ता है, कितने % उसके अंदर गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं, या गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट कंपनी में शेयर्स कौन कौन सी गवर्नमेंट खरीद सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इसके एमसीक्यू के बन सकते हैं, तो इनको आप तैयार करना। और इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेयर्स किसके नाम से खरीदे जाते हैं। तो शेयर्स ऑफ द कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो शेयर होल्डर का नाम है ना, जैसे अगर इंडिविजुअल कोई खरीदता है तो वो अपने नाम से खरीदता है, लेकिन जब गवर्नमेंट किसी कंपनी के शेयर्स खरीदती है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से उन शेयर्स को खरीदती है। Since the government is the major shareholder and exercise control over the management of these company, नेचुरल बात है कि जब ये सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, गवर्नमेंट ने उसमें अपना पैसा लगा रखा है, तो गवर्नमेंट का उसके ऊपर पूरा कंट्रोल भी होता है। मैनेजमेंट में गवर्नमेंट देखती है कि मैनेजमेंट उसका सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कंपनीज एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है बेटा। अब हम फीचर्स, हालांकि हमने डेफिनेशन के साथ ही फीचर्स कर लिए हैं। तो देखो, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर एक्ट प्रीवियस कंपनी लॉ। जैसे कि जो है कंपनीज एक्ट 2013 जो है एक नया अमेंडेड जो लॉ है, पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था और अमेंडमेंट के बाद कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई हो चुका है। तो चाहे वो 1956 से बना हो या कोई और अमेंडमेंट आई हो, अमेंडमेंट का मतलब होता है बेटा चेंजेस, सुधार। ठीक है। तो कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 या किसी पुराने एक्ट के, हाँ जी, सेकंड फीचर है कि द गवर्नमेंट कंपनी कैन फाइल अ सूट इन कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड बी सूड। कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी जो है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना बेटा, ये चाहे गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, लेकिन ये जो है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम करती है और इसके ऊपर भी कोई केस किया जा सकता है। कैन फाइल अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कैन फाइल अ सूट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है केस फाइल भी कर सकती है अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड बी सूड, और इसके ऊपर भी केस किया जा सकता है। अगर यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर केस करना पड़ सकता है, कोर्ट का जो है प्रोटेक्शन लेनी पड़ सकती है, तो ये लोग कंपनी अपने नाम से केस कर सकती हैं और इनके ऊपर केस किया जा सकता है। फिर है द कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। बिल्कुल ठीक है ये।
क्योंकि इनकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस एक बार रजिस्टर्ड हो जाती हैं उनकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, उनका अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है, तो और उनका अपना एक नाम होता है। तो लाइक एनी प्राइवेट सेक्टर कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी भी जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में खुद एंटर कर सकती है और अपने नाम से प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है। इसके बाद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट लाइक एनी अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कि जैसे कंपनीज एक्ट के अंडर इसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसी से ये स्टार्ट होती है, तो काम भी उसी के अकॉर्डिंग करती है। ठीक है, जैसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने काम करती है, उसी तरह से एक गवर्नमेंट कंपनी को भी उसी तरह से सारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस जो हैं अप्लाई करने पड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन एज कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपको पता है कि एक कंपनी को जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को बनाना पड़ता है या नहीं बनाना पड़ता? बेटा आपने ये पढ़े हैं ना डॉक्यूमेंट्स, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कौन कौन से या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं? यस मैम। हाँ, तो उसी तरह से जैसे एक पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, ऐसे गवर्नमेंट कंपनी भी अपने डॉक्यूमेंट बनाती है और उसके मेन डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसी में बताया जाता है कि कैसे ये अपने यहाँ एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेगी। और द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी कंटेनिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे एक दूसरी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में होते हैं, तो ऐसे ही एक ये पब्लिक सेक्टर की जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब हम बात करते हैं मेरिट्स की। मेरिट्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, कि एक गवर्नमेंट कंपनी कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज इंडियन कंपनीज एक्ट। इसके लिए कोई सेपरेट एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है ना। सेपरेट एक्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में बनाना पड़ता है गवर्नमेंट को, बताओगे? बताओ किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में एक सेपरेट एक्ट बनाना पड़ता है गवर्नमेंट को? बच्चे अभी अभी मैंने करवाया, आप बताओ किस में बनाना पड़ता है एक स्पेशल एक्ट? मैम पब्लिक कंपनी। बेटा पब्लिक सेक्टर तो हम कर रहे हैं, अभी अभी मैंने बताया कौन सी किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें एक अलग से कानून बनाकर उनको स्टार्ट किया जाता है। अभी पिछला टॉपिक मैंने करवाया स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। बेटा पब्लिक सेक्टर उस पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को सबको पब्लिक सेक्टर कहा जाता है जहाँ पर गवर्नमेंट अपना पैसा लगाती है, गवर्नमेंट अपने थ्रू काम करती है। जहाँ गवर्नमेंट अपना काम मतलब गवर्नमेंट की फंडिंग होते है उसको सबको पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। और पब्लिक सेक्टर के अंदर 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक मिनिस्टर्स वाली ऑर्गेनाइजेशन जिसको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहा जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए कोई स्पेशल एक्ट, एक स्पेशल कानून पास करके बनाई जाती हैं, उनको हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कहते हैं। और एक जो अभी हम टॉपिक कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी, इनको बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि स्पेशल कानून नहीं बनाना, आपको इंडियन कंपनी एक्ट को ही फॉलो करना है। इसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और इट एंजॉय ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि इसको ये अपने आप से निर्णय लेने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए फ्री है, इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंटली सारे डिसीजंस लेती है। दीज कंपनीज बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट। और ये जो है गुड्स है इनका जो, देखो मैंने आपको ये बताया था पब्लिक सेक्टर ज़्यादातर वो सब एक्टिविटीज़ करता है जो किसी कंट्री में पब्लिक वेलफेयर के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल होती हैं। जहाँ पर लगता है कि जो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जो है जिसको प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा वो काम ज़्यादातर गवर्नमेंट करती है, या पब्लिक को कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट या कम कॉस्ट पर अवेलेबल करवानी हो तो गवर्नमेंट को वो काम करना पड़ता है। तो ये यही बता रहे हैं कि जो कंपनी जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज बहुत रीजनेबल प्राइसेस पर जो है सेल करती है ये गवर्नमेंट कंपनी, और इस तरह से ये मार्केट को कंट्रोल करती है। मार्केट को कंट्रोल करने का मतलब होता है कि मान लो डिमांड बहुत ज़्यादा हो किसी प्रोडक्ट की और सप्लाई बहुत कम हो। जैसा आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे कि जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो
और सप्लाई बहुत कम है तो उस चीज़ की प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। तो ये अपने आप से जिन चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस टाइप की जो सर्विसेज को ये रीज़नेबल लेवल पर, रीज़नेबल प्राइसेस पर अवेलेबल करवा कर पब्लिक की हेल्प करती है। मेरिट्स हो गए हैं, इसके बाद ये आप लोग मेरिट्स इसके समझ लो। इसके बाद हम बात करेंगे लिमिटेशंस की, कि इसके भी अपने लिमिटेशंस हैं कि द प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज एक्ट डज नॉट हैव मच रेलेवेंस फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी। क्यों? क्योंकि अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 को उठाकर देखोगे तो आप पाओगे कि वहाँ पर बहुत सारे प्रोविज़न्स ऐसे हैं जिससे एक गवर्नमेंट कंपनी को रिलैक्सेशन मिली हुई है। यानी कि कंपनीज एक्ट जो है अदर कंपनीज के लिए टाइटर है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज के लिए बहुत सारे रिलैक्सेशंस मिले हुए हैं। सेकंड है, इट इज़ नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट। जैसे पार्लियामेंट में जो है एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है जो पार्लियामेंट को जवाबदेह होती है, लेकिन ये जो है पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं होती। और इसके प्रॉफिट्स गवर्नमेंट के अकाउंट में जाते हैं, प्रॉफिट से गवर्नमेंट जो है आगे अपने जो एक्टिविटीज़ करती है, लेकिन ये अदरवाइज़ ये पार्लियामेंट में इनकी ऑडिटिंग वगैरह होती है, लेकिन पूरी तरह से पार्लियामेंट में इनकी जवाबदेही नहीं होती। और गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर होल्डर, द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट इसकी शेयर होल्डर है मेन, तो सारा मैनेजमेंट का काम जो है गवर्नमेंट खुद ही करती है इसमें। तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन बेटा फिर मैं बार बार फिर से यही बात दोहराऊंगी कि गवर्नमेंट को कितनी भी लिमिटेशंस होने के बावजूद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो अब उस वक्त गवर्नमेंट को जो है अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी पड़ी थी। यानी गवर्नमेंट को अपने हाथ में ये चीज़ें लेनी पड़ी थी ताकि इंडिया जो है एक डेवलपमेंट के पाथ पर आगे चल सके। आज जो हम इंडिया की जिस कंडीशन में आज हम खड़े हैं, इंडिया की जो पोजीशन है वो उन्हीं सब डिसीजंस का रिज़ल्ट है कि पब्लिक सेक्टर ने बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ अपने हाथ में ली, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू ली, चाहे वो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के थ्रू ली या फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू ली, कि आज हम इस कंडीशन में पहुँचे हैं कि अब धीरे धीरे जो है पब्लिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस कम कर दी है और धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जैसे कि आपको इस टॉपिक में आपको बताएंगे कि पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहा इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि पब्लिक सेक्टर को एक मेजर रोल दिया गया था, क्योंकि उस वक्त इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो बहुत डाउन थी। जैसे कि आपने एसएसटी में 10th में भी पढ़ा होगा, कॉलोनलाइजेशन से हम लोगों को अभी इंडिपेंडेंस मिली थी, यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था उससे हम लोग इंडिपेंडेंट होकर अपने डिसीजंस खुद लेने की कंडीशन में आए थे। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि अर्लियर एट दैट टाइम इंडिया वाज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स एंड मेजर इंपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, कि जो हमें चीज़ें चाहिए बनी बनाई वो चीज़ें इंडिया में मेजरली इंपोर्ट हुआ करती थी और यहाँ से कच्चा माल जो है एक्सपोर्ट होता था। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में उस वक्त जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो जैसे देखो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अचीविंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमी आइदर बाय डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन बिजनेस और बाय एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। देखो बेटा, ये इंडिपेंडेंस के टाइम पर ये महसूस किया गया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडियन इकोनॉमी उस वक्त फेस कर रही है और उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए जो है पब्लिक सेक्टर को एक इम्पॉर्टेंट रोल देना पड़ेगा। और पब्लिक सेक्टर बेटा मैं बार बार आपको फिर से रिपीट करवा रही हूँ, पब्लिक सेक्टर मीन्स द सेक्टर वेयर द गवर्नमेंट will start its business activities by funding it, by managing it, by controlling it। तो ये महसूस किया गया था कि एंटरप्राइजेज जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी ताकि बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अचीव कर सकें। फिर दूसरा महसूस किया गया कि पब्लिक सेक्टर वुड बिल्ड अप
इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड इन्वेस्ट इन की एरियाज। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस वक्त इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं था, बहुत ही कम था। आप लोग भी अगर अपने घर में कभी किसी से सुनते हो बुज़ुर्ग से कि पहले के टाइम में स्पेशली एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर आगे कुछ सालों तक इंडिया में हर चीज़ की जो आज हम सुविधाएं देख रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन की सुविधाएं देख रहे हैं एक दूसरे से जुड़ने की, चाहे हम ट्रैवलिंग की सुविधाएं देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हम इस वक्त फैसिलिटीज़ देख रहे हैं, तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये सब कहलाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। यानी ये ऐसी सुविधाएं कहलाती हैं, फैसिलिटीज़ कहलाती हैं जो हमारे अदर एक्टिविटीज़ को सही तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी है। जैसे आपके स्कूल में अगर आपको स्कूल की बिल्डिंग, आपको पढ़ाई करने के लिए क्या चाहिए, स्कूल बिल्डिंग चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर की फैसिलिटी चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आपके पास होंगी तभी जो है एक स्कूल सही तरीके से चल पाएगा। तो ये क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं। तो जब इंडिपेंडेंस हुई थी उस वक्त जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंडिया में बिल्कुल भी नहीं थी या थी बहुत कम थी। तो उस वक्त, और ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये ऐसी फैसिलिटीज़ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, बहुत सारी पेशेंस चाहिए और इसमें से अर्निंग होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो गवर्नमेंट ने उस वक्त यही सोचा, यही डिसीज़न लिया गया कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, यानी सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी तभी जो है लोग अपने बिजनेस कर पाएंगे, और इनमें पैसा भी बहुत ज़्यादा चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर ही ये काम कर सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर को इन्होंने दिया, ये रोल दिया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो और जो भी की एरियाज़ हैं, की एरियाज़ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो उस वक्त हमारे लिए इंडस्ट्रीज़ थी उनमें गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये डिसीज़न लिया गया। फिर द प्राइवेट सेक्टर वॉज अनविलिंग टू इन्वेस्ट। उस वक्त देखो, एक तो प्राइवेट सेक्टर के पास उतने सेविंग्स थे ही नहीं कि वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सके, और जिन लोगों के पास थे वो लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स में अनविलिंग थे, मतलब अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जिसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड हो। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड का मतलब बेटा जहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करके और उस बिजनेस से प्रोडक्शन लेने में टाइम गैप जो होता है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। यानी आपने पैसा इन्वेस्ट किया और उस पैसे से आपको रेवेन्यू अर्न हुई। जैसे हमने मान लो आज बिज़नेस स्टार्ट किया और हमें 2 महीने बाद उससे इनकम मिलनी शुरू होगी, तो उसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जिसमें कई कई साल के जेस्टेशन पीरियड होते हैं। जैसे आप मेट्रो प्रोजेक्ट को देखते हो, एक मेट्रो लाइन स्टार्ट होती है तो उससे एक्चुअली में वो मेट्रो चलने में 5-5, 6-6 साल डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द मेट्रो लाइन लग जाते हैं। तो वो क्या है, जेस्टेशन पीरियड है। तो बेटा जितने टाइम पर जेस्टेशन पीरियड होता है तब तक क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है या जिसने वो बिज़नेस स्टार्ट किया होता है या जिसने वो काम शुरू किया होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की होती है, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। वो पैसा सिर्फ इन्वेस्ट करता है, उसको वहाँ से मिलता नहीं है, कुछ भी रिटर्न नहीं होता। तो इसलिए ऐसी जगह पर प्राइवेट सेक्टर के लोग अपना पैसा नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पर बहुत लंबे जेस्टेशन पीरियड हैं वो पब्लिक सेक्टर के लिए ने ही उसको इम्पोर्टेंस दी कि हम इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे। और द गवर्नमेंट देन टुक इट अपॉन इटसेल्फ टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एंड प्रोवाइड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी हम करेंगे और वो वाली गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे जो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बेटा इन पॉइंट्स में आपने समझा कि गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंस के टाइम इम्पॉर्टेंट रोल क्यों दिया गया, क्यों पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई। बेटा अभी आपको आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, कुछ आप इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि इंडिया में जो डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाई गई और उन पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट को स्टार्टिंग में जो पहली पॉलिसी बनी थी 1948 के बाद 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई थी जो बहुत वाइड थी और उस पॉलिसी में जो है गवर्नमेंट को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई थी। उस पॉलिसी में पब्लिक सेक्टर को ही ज़्यादातर जो बिज़नेस थे वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिज़र्व कर दिए गए थे
और प्राइवेट सेक्टर को साथ में लिया गया था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को बहुत कंट्रोल किया गया था। तो क्यों ऐसा हुआ था, वो सारी चीज़ें आपको इस पॉइंट में समझ में, इस वाले टॉपिक में समझ में आई होंगी। बेटा आप लोगों को सुनाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am.